हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने बोर्ड पर टॉपिक का नाम देखा होगा, आज का टॉपिक है हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि इस जो साम्राज्य में किन किन वंशों ने राज किया, कि कौन कहाँ कब किस टाइम पर इसकी राजधानी रही, कौन समकालीन था। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में। आप सभी अपना पिछला रिवीजन करते तो जाते हैं ना, करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमें रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक, जैसे कि आप सभी को हमने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में महाजनपदों के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, उनमें से कुछ महाजनपद जो थे वह बहुत शक्तिशाली राज्य थे, कुछ थे जो कमजोर थे, जिन्हें बाद में जो शक्तिशाली महाजनपद थे उन्होंने उन पर युद्ध करके या मैत्री करके या तो शादी संबंध या विवाह करके उन महाजनपदों को अपने में मिला लिया, जिससे एक बड़े महाजनपद या बड़े साम्राज्य का उद्भव हमें सामने मिलता है। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी में ही हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था ना, कि जो हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। उनमें से काफी सारे शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें से था एक मगध साम्राज्य। जो मगध साम्राज्य था, इसकी जो स्थापना की थी वह की थी बृहद्रथ ने। किसने? बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। अब हम इसमें देखेंगे स्थापना इसकी किसने की? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो पहला शासन था वह बृहद्रथ वंश ने किया था। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी वह थी गिरिब्रज या राजगृह। जब बृहद्रथ वंश का जो पहला शासन था मगध का, मगध साम्राज्य का पहला शासन बृहद्रथ ने इसकी क्योंकि स्थापना की थी, इसलिए बृहद्रथ वंश उसी के नाम से पड़ गया। इसकी राजधानी थी, जैसे हमने महाजनपदों में पढ़ा था, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज क्यों कहते थे इसको हम? गिरिब्रज इसलिए कहते थे क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और इसके गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। इस राज्य में कई वंशों का शासन रहा, जिनमें हम पहले पढ़ेंगे 3 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 प्रमुख वंश थे जिनका मगध साम्राज्य में शासन रहा। पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, और तीसरा था नंद वंश। मगध साम्राज्य में सबसे पहले इन 3 वंशों ने शासन किया। हर्यक वंश का जो समय था वह था 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का जो शासन काल था वह था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यह हर्यक वंश का शासन काल था। ऐसे ही शिशुनाग वंश का शासन काल था 312 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक,
और नंद वंश का था 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक। इनको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। और नंद वंश का शासन था 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये इनका शासन काल था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया, कब कब किया और इनके समकालीन कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है बिंबिसार को। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, यह हर्यक वंश कहते थे इसको, या इन्हें कहा जाता था नागवंशी। जो भारत के प्राचीन वंश कहा जाता है नागवंश, वो बिंबिसार कहा जाता है कि नागवंशी था, ये नागवंशी से सम्मिलित थे। ठीक है, तो जो बिंबिसार का शासन काल था वह था बिंबिसार का शासनकाल 558 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर 491 या 493 भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बिंबिसार का जो उपनाम था वह था श्रेणिक। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहते थे और इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगीर। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। यह एक बहुत साम्राज्यवादी राजा था जिसने त्रियक नीति से अपने राज्य का विस्तार किया था। त्रियक नीति क्या होती है? त्रियक नीति के बारे में पहले हम जान लेते हैं। त्रियक नीति में उसने विवाह द्वारा, युद्ध द्वारा और मैत्री के द्वारा अपने राज्य का या अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो उसने विवाह के द्वारा जब अपनी जो राज्य का विस्तार किया था, उसने कौशल राज प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया, जिससे उसे काशी के आसपास के जो क्षेत्र थे उसे दहेज के रूप में मिले थे। आ जाता है कभी कभी कौशल राज विवाह नीति से उसने कौशल राज प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी, कभी कभी महाकौशला देवी भी लिख के आ जाता है, कौशला देवी से विवाह किया, जिससे उसे काशी दहेज में मिला। काशी का हम क्षेत्र जानते हैं कि काफी बड़ा क्षेत्र है, तो यह विवाह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। काशी के जो आसपास के क्षेत्र थे वहां से बिंबिसार को 1 लाख रुपए मासिक जो लगान थी वह मिलती थी, यानी कि उसकी आय वहां से 1 लाख रुपए मासिक थी। तो वह उसकी विवाह नीति हम जान गए कि उसने विवाह किया
कई सारे राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया। कहा जाता है बिंदुसार की 500 रानियां थीं। इसी प्रकार उसने विवाह नीति का प्रयोग किया। ठीक है, इसी प्रकार उसने युद्ध नीति का भी प्रयोग किया। युद्ध नीति से उसने अंग देश के राजा बृहद्रथ को हराकर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। बिंबिसार ने अंग देश के राजा बृहद्रथ को हराकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और वहां का जो प्रशासनिक उसने नियुक्त किया, अपने पुत्र अजात शत्रु को नियुक्त किया। वहां का प्रशासनिक उसने अजात शत्रु को नियुक्त किया। यानी कि हमें जानने को मिलता है कि जो बिंबिसार का पुत्र था वह था अजात शत्रु। अभी हम आगे अजात शत्रु के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले हम बिंबिसार के बारे में जान लेते। हमने उसकी युद्ध नीति में देख ली कि उसने अंग प्रदेश के राजा, जो अंग महाजनपद हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों में से, उसके राजा को हराकर वहां मगध साम्राज्य स्थापित कर दिया। यानी कि उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और वहां का प्रशासनिक जो नियुक्त किया उसने अजात शत्रु को नियुक्त कर दिया। अब हम देखते हैं मैत्री की नीति से उसने कहां कहां पर अपना प्रभाव बनाया। मैत्री की नीति से उसने अवंती के राजा प्रद्योत उसके बहुत अच्छे मित्र थे, मतलब वहां उन्होंने मैत्री की नीति को अपनाया। जो बिंबिसार था उसके दरबार में एक आयुर्वेद के वैद्य थे। बिंबिसार के दरबार में आयुर्वेदाचार्य कहेंगे उनको हम, वह थे जीवक। कभी कभी आ जाता है कि जीवक किसके राज दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, तो किसके, बिंबिसार के दरबार में जीवक आयुर्वेद राजवैद्य थे वहां के। तो एक बार जब अवंती के राजा प्रद्योत की मतलब बीमार हो जाते हैं, तो वहां के जो राजवैद्य थे वह उन्हें ठीक नहीं कर पाते। तो बिंबिसार जो था उसने अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजा और उनका इलाज करवाया। ठीक है, तो हमें वहां उसकी मैत्री जो नीति थी उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, बिंबिसार की मैत्री नीति के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि बिंबिसार, हम उसका जो शासनकाल देख रहे हैं वह 558 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। यानी कि वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, उसने यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसने भगवान बुद्ध के साथ भी मित्रता की थी। उसने उन्हें एक वन दिया था दान स्वरूप, बिलवन नाम था उसका। वह वन उन्होंने महात्मा बुद्ध को दान स्वरूप दिया था बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार के बारे में हमने इतना जान लिया। अब हम जानेंगे कि हर्यक वंश का अगला राजा कौन हुआ। तो एक बात हमें इतिहास में या बौद्ध ग्रंथों में सामने पड़ती है कि जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। तो जो हर्यक वंश था इसे ही पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों
कहते हैं इसको? पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अजातशत्रु था उसने बिंबिसार की हत्या करके अपने आप को राजा घोषित किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र ने भी, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता की हत्या करके अपने आप को राजा बनाया था। और फिर जब उदयन का पुत्र था उसने भी अपने पिता की हत्या करके अपने आप को राजा बनाया था। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं को राजा बना लिया। जो बिंबिसार का शासन काल था वह काफी लंबा शासन काल था, 52 वर्षों का शासन काल था बिंबिसार का। कभी कभी आ जाता है, बिंबिसार का जो शासन काल था वह 52 वर्षों का शासन काल था। जो हमने बिंबिसार की त्रियक नीति के बारे में पढ़ा, आगे चलकर यही नीति जो अकबर थे उन्होंने अपनाई थी। तो हम जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब हम वहां पर भी इस नीति को पढ़ेंगे। पहले हमने बिंबिसार के बारे में जान लिया ना, अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का जो शासन काल माना जाता है वह है 412 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर 461 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही हैं। तो अजातशत्रु का जो शासन काल है वह 400 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। जो अजातशत्रु था इसका उपनाम था, यानी कि इसे अजातशत्रु को कुणिक या अशोक चंड कहते थे। अशोक चंड यह इसके उपनाम थे, अजातशत्रु के कुणिक और अशोक चंड। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर ली थी। अजातशत्रु की राजधानी क्या थी? उसने राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर ली थी, जो वर्तमान में क्या है? पटना। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी कर ली थी अजातशत्रु ने। ठीक है, जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, उसी प्रकार अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसके पुत्र उदयन ने 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, इसने, जैसे कि हमने पढ़ा था पितृहंता वंश के बारे में, तो इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। जो अजातशत्रु था वह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। ठीक है, इसके शासन काल में जो हमें सबसे बड़ी चीज जानने को मिलती है कि जो हमने बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ा था, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई थी। तो यह इसके शासन काल की सबसे बड़ी घटना थी। प्रथम बौद्ध संगति
अजातशत्रु के शासनकाल में, जैसे कि हमने अभी उस दिन पढ़ा था जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व को हुई थी। 483 ईसा पूर्व में ही भगवान जो बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था। उसी टाइम ही अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इतना हमने इसके बारे में जाना, अजातशत्रु के बारे में। अब हम जानेंगे उदयन के बारे में। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसी प्रकार उदयन के पिता ने उदयन के पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब हम जानेंगे उदयन के बारे में। अब हम जानेंगे उदयन के बारे में। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसके बारे में। उदयन का जो शासनकाल माना जाता है वह है 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो उदयन था उसके 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। जो हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है वह माना जाता है नागदशक को। ठीक है, जो नागदशक था इसकी हत्या 412 ईस्वी में इसके अमात्य यानी कि इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। 412 ईस्वी में नागदशक की हत्या इसके अमात्य या सेनापति ने शिशुनाग ने कर दी थी। जो नागदशक है यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था आप सभी ने पढ़ा बिंबिसार था, और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो नागदशक की हत्या के बाद यहाँ से हमारा शिशुनाग वंश का उदय होता है। हर्यक वंश यहाँ से समाप्त होता है। फिर जब शिशुनाग वंश का उदय होता है 412 ईसा पूर्व से। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग जो था वह नागदशक का अमात्य था। उसने अपने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो शिशुनाग वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी शिशुनाग ने। ठीक है, और वह अपनी राजधानी हम देखते हैं अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र कर ली थी। तो अब शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर वैशाली कर ली थी। यानी कि शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वह थी वैशाली,
उसने पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया था। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वह था कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वह थी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगति को हम पढ़ चुके हैं, वह अजातशत्रु के शासनकाल में होती है जब महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण मिलता है। और जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है वह 383 ईसा पूर्व में होती है जब कालाशोक का शासन था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में, ठीक है। जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था वह था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद कर देता है और नंद वंश की स्थापना करता है। नंदीवर्धन की हत्या जो वह कर देता है महापद्मानंद। महापद्मानंद, यहाँ से नंद वंश की स्थापना होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य में तीसरा जो वंश था वह नंद वंश था। नंद वंश ने यहाँ पर शासन किया था। नंद वंश जो था वह जो था महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। तो जो नंद वंश की स्थापना की थी वह की थी महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। महापद्मानंद को पुराणों में सर्व क्षेत्रांतक या शूद्र कहा गया है। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व क्षेत्रांतक या शूद्र कहा गया है। इसे शूद्रों का शासनकाल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो महापद्मानंद था उसे शूद्र कहा गया था पुराणों में। इसका जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। घनानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हम इसके बाद सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगले वीडियो में अपने। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम वीडियो का एंड करते हैं। जो हमने घनानंद के बारे में पढ़ा, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद बहुत ही अहंकारी राजा था। उसने ब्राह्मणों का बहुत अपमान किया था। तो एक ब्राह्मण ने जो एक ब्राह्मण थे चाणक्य, उनका बहुत अपमान किया था, जिससे उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसे प्रशिक्षित किया, पहले चंद्रगुप्त को, फिर उसके बाद नंद वंश का सर्वनाश किया चाणक्य ने। तो हमें घनानंद के बारे में यह जानने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मगध साम्राज्य का पहला चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ा
सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। अब यहाँ से हमारा मौर्य साम्राज्य स्थापित होगा मगध साम्राज्य में। जब घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है मगध साम्राज्य में। इसी बीच में सिकंदर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आता भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।